हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। यानी हम इसका पहला वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने प्लेलिस्ट में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो वीडियो जा करके देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको ठीक से समझ में आएगा। दोस्तों, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसका फर्स्ट टॉपिक हमने पहले वाले वीडियो में देख लिया है, पढ़ लिया है और आज के इस वीडियो में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है और इसके साथ साथ हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, पहले हमने जो वीडियो देखा था, मतलब फर्स्ट वाला जो वीडियो है, उसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके साथ साथ हमने देखा था कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। इसमें हम लोग इसके अंदर स्थल मंडल देखे थे, इसके अंदर हम लोग जल मंडल देखे थे, इसके अंदर हम लोग वायुमंडल देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे कि जैव मंडल क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखे थे पारितंत्र क्या होता है। तो ये एक आपका रिकैप हो गया। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। ये पारस्परिक क्रिया का मतलब भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अपना पर्यावरण के साथ, मतलब अपने आसपास की जो चीजें होती है, जो उसको प्रकृति ने दी है, उसके साथ वो पारस्परिक क्रिया करता है। मतलब आ, जैसे कोई पेड़ वो लगाया है तो उसका फल खाता है, उसका पत्ती भी सब्जी बना करके खाता है, मतलब जो भी खाने लायक चीजें हैं उसका वो यूज करता है, लेकिन साथ में वो पेड़ को भी पानी देता है। तो एक दूसरे पर जो आत्मनिर्भरता है ना, उसी को पारस्परिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। और उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है, उसको चेंज भी कर देता है वो कभी कभी। ठीक है। जैसे पेड़ को काट दिया, ठीक है, तो अपना पर्यावरण को बदल रहा है ना। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। पहले का जो इंसान लोग था ना, बहुत पहले, वो लोग खुद को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया था। मतलब वो लोग खुद ही जंगल में रहता था, जंगल को काट के घर नहीं बनाता था पहले। वो खुद ही जंगल में रहता था, जंगल से जो फल फूल उसको मिल जाता था वही खा के जिंदा रहता था। ठीक है। प्रकृति जैसे गुफा मिल गया तो गुफा में ही रहता था। तो इस तरह पहले रहा करते थे लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले के लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती थी जंगलों से ही, प्रकृति से ही। अब देखिए, समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, इंसान का जरूरत बढ़ने लगा समय के साथ। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके भी सीख लिए। मतलब बहुत सारा हम लोग टेक्निक सीख लिए कि कैसे हम परिवर्तन करें, कैसे इसको हम लोग यूज करें। देखिए, उसने फसल उगाना सीखा, पशुपालन करना सीखा और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। इसका मतलब देखिए, जब पहले, बहुत पहले खेती करना भी आदमी लोग नहीं जानता था। यहाँ तक कि आज हम लोग बकरी, भेड़, गाय ये सब पालते हैं ना, पहले पशु भी पालने नहीं जानता था। ठीक है, जब बहुत पहले की बात की जा रही है। और एक जगह आदमी लोग नहीं रहता था, इधर उधर भटकते रहता था। जैसे कहीं पे वो लोग रह रहा है तो वहाँ का जो फल फूल है उसको खा के जिंदा रहता था, वहाँ जो शिकार है उसको शिकार करके जिंदा रहता था। लेकिन मान लीजिए वहाँ उस एरिया में ये सब चीज खत्म हो गया तो उस तो वहां से, उस एरिया से लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ता था। मतलब उस एरिया में भोजन खत्म हो गया है तो अब वहां रह नहीं पाएगा वो लोग, तो किसी दूसरे स्थान में भोजन की तलाश में उन लोग को जाना पड़ता था, जहाँ और फल फूल खिला हुआ है और जहाँ और शिकार है वहां जाना पड़ता था जिंदा रहने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इंसानों ने खेती करना सीखा, पशु को पालना सीखा। उसके बाद जब खेती करना सीखा तो जब खेती वगैरह किया तो लोगों को एक ही जगह रहना पड़ा। और जब खेती हो ही जाता था तो लोग को भोजन मिल ही जाता था, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ा। तो उसी को बोला जा रहा है स्थायी जीवन होने लगा धीरे धीरे। अब देखिए, धीरे धीरे और क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। देखिए, खेती करना नहीं जानता था तो ऑब्वियस सा बात है, लोग तो पहिया वहिया क्या जानेगा, कुछ नहीं जानेगा। लेकिन धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ। पहिया मतलब चक्का। ठीक है। अब देखिए, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि देखिए, एक तो होता है कि आप 4 लोग हैं घर में और 4 लोगों के लिए ही खाना बना, 4 लोग खाइएगा, खाना खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग 4 लोग हैं घर में और खाना बन गया 10 लोगों के बराबर, तब तो 5 लोगों का खाना वेस्ट हो जाएगा ना, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आप, मतलब 6 लोगों का खाना आप दूसरे लोगों को दे दीजिएगा। ठीक है। बोल, और अगर
कोई डिमांड कर रहा है तो बोलेगा भाई 5 रुपया दे दो पर प्लेट खाना, हम दे देंगे 6 प्लेट। ठीक है, तो इस तरह से वस्तु विनिमय का भी मतलब विकास हुआ धीरे धीरे, कि पहले तो आदमी लोग खेती कितना करता था, जितना अपना खाने के लिए हो जाएगा बस उतना ही खेती करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इतना खेती करने लगा कि जितना जरूरत है खुद का खाने के लिए उससे ज्यादा ही उपजाऊ जमीन हो गया था ना, तो ज्यादा ही उपज होने लगा। अब ऐसे में क्या करता था कि जो लोग खेती नहीं कर रहा है, जो लोग दूसरा काम कर रहा है, वो लोग को मतलब खाना देता था वो लोग। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इंसान धीरे 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 विकसित हुआ है। ठीक है, इंसान का जो समाज है वो ऐसे ही विकसित हुआ है। अब देखिए यहाँ एक बात और लिखा गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। देखिए इतना क्लिष्ट क्लिष्ट वर्ड जो लिखा हुआ है ना, कठिन कठिन वर्ड, वो समझ में नहीं आता है, तो इसी को समझाने के लिए हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, इसका क्या मतलब है कि धीरे धीरे इंसान पहले तो खेती करना, पशुपालन करने सीखा, खेती करने सीखा, एक जगह रहा, पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद आवश्यकता से ज्यादा वो लोग अनाज उपजाया। ठीक, अब आवश्यकता से ज्यादा अनाज उपजाया है तो किसी को तो वेस्ट तो होने नहीं देगा अनाज को, काहे कि जरूरत से ज्यादा उपज गया है, तो वो अनाज को किसी और को दे देता था। लेकिन वो तब देता था जब उसको जो जरूरत है वो भी किसी के पास होता था और वो देता था। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है और हमको चाहिए पेंसिल, और बगल वाले के पास एक्स्ट्रा पेंसिल है, तो हम उसको पेन दे देंगे, वो हमको पेंसिल दे देगा। ठीक है, तो इस ये क्या हुआ, कोई वस्तु को एक्सचेंज करना। ठीक है, और जिसको जो जरूरत है वो मिल जाता था, तो इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। पहले सिक्का विक्का तो हुआ नहीं करता था, तो उसलिए मतलब वस्तु विनिमय पद्धति का उस समय विकास हुआ। और इसी तरह से मतलब धीरे 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 करके व्यापार शुरू हुआ। व्यापारी लोग को तो आप जानते हैं ना, बिजनेस करता है, सामान कहीं से लाया कहीं बेचता है ज्यादा दाम में। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे व्यापार का आरंभ हुआ। अब व्यापार को अगर हम बहुत बड़े इलाके में देखें तो व्यापार से जुड़ा जो भी काम होता है सबको एक बार कुल मिला करके देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं वाणिज्य। जैसे व्यापार से जुड़ा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सप्लाई हो गया, ये सब चीज को अगर देखें और जो भी व्यक्ति इस व्यापार में जुड़ा हुआ है पूरे इलाके में देखे तो उसको हम लोग वाणिज्य बोलते हैं। ठीक है, तो व्यापार और वाणिज्य रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो ये सब जो है ना धीरे धीरे विकास हुआ। हमको आज अगर हम अपने सोसाइटी को देखें, आज हम अगर अपने इकोनॉमी को देखें तो हमको लगता है कि सब कुछ पहले से हुआ होगा। ऐसा नहीं था, सब धीरे धीरे मतलब क्रमिक रूप से विकास हुआ है। ठीक है, देखिए आगे लिखा गया है कि औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज और द्रुत हो गया। इसका मतलब क्या है, औद्योगिक क्रांति पहले तो क्या है, अच्छा औद्योगिक क्रांति से पहले ना मशीनें बहुत कम हुआ करती थी। आज कुछ भी चीज बनाने के लिए हम लोग मशीन से बनाते हैं। ठीक, कुछ भी चीज बनाना हुआ, कॉपी पेन कुछ भी, फैक्ट्री में अगर आप देखिएगा तो मशीनों की भरमार है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। 1860s के दशक में मतलब इस तरह की बात हुई, और सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ औद्योगिक क्रांति। धीरे धीरे पूरे विश्व में हुआ औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का सीधा सा मतलब है कि पहले मशीन नहीं हुआ करता था, और एक समय आया कि साइंटिस्ट लोग मतलब जो इंजीनियर लोग बहुत सारा रिसर्च करने लगा और ढेर सारा मशीन बना दिया हर चीज के लिए, जिससे जिसमें बहुत आदमी लगता था, बहुत मेहनत लगता था। अब मशीन उस काम को तुरंत कर देता था और बहुत बड़ी मात्रा में कर देता था। ठीक है, बहुत स्पीड से करता था, तो ऐसे में जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होने लगा, और ये फैक्ट्री में होता था, उद्योग में होता था, इसीलिए इसको हम लोग औद्योगिक क्रांति बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये औद्योगिक क्रांति आया ना तो उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। उत्पादन का मतलब किस चीज का उत्पादन, कोई भी चीज आपका जो बना है ना वो उत्पादन ही हुआ है। जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल, ये कुछ भी चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हैं जो इंसानों ने बनाया है, सब उत्पादन के प्रोसेस से ही बनता है। ठीक है, उसको हम लोग फैक्ट्री में ले जा करके उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन बहुत तेज हो गया क्योंकि बहुत सारा मशीन आ गया था। ठीक, अब आगे क्या हुआ,
औद्योगिक क्रांति से बहुत सारा गाड़ी भी तो बनेगा, गाड़ी सब बनेगा, चक्का सब बनेगा जो बहुत तेज गति से होगा, रेलगाड़ी सब बनेगा, ठीक है। तो इससे परिवहन भी तेज हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ, मोबाइल टेक्नोलॉजी सब भी बढ़ने लगा। तो इससे क्या हुआ, सूचना भी बहुत धीरे धीरे, इंटरनेट आया। तो आज के ज़माने में तो एक पोस्ट डालो और पूरी दुनिया को दिख जाता है ना? तो आज का ज़माना तो बहुत एडवांस है। तो फिर सूचना क्रांति अभी आया है पूरे विश्व में, ठीक है। अब जो परिवहन और सूचना जो है देने का साधन है बहुत तेज हो गया है। तो यही बात अब लिखी गई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। द्रुत मतलब बहुत तेज हो गया। ये सब बता क्यों रहा है, आगे बताइएगा। देखिए, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो नहीं जानते हैं भाई, चलो बताओ। यहाँ देखिए, प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग करना सीखना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे, ठीक है। तो बस आपको यही चीजें बताई जा रही है कि इंसान के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन इंसान ने समय के साथ रिसर्च किया और बनाना शुरू किया। इंसान ने जो भी चीज बनाया और जो भी चीज हम आज देखते हैं ना, सब मानव निर्मित पर्यावरण है, ठीक है। तो यही बात थी, इससे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। और ये कहानी के साथ खत्म होता है कि रवि की क्लास में एक लड़की है नूरी। नूरी बोलती है कि हमारे यहाँ तो बहुत हरियाली है, मतलब वहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, घास स्थल बहुत हैं, खेल के मैदान भी बहुत हैं। और रवि जो है बड़ा उदास है क्योंकि वो जिस रास्ते से स्कूल आता था उस रास्ते में एक मैदान पड़ता था, वहाँ खुदाई हो गया था, हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। और क्या हुआ, तो वो नूरी जो है वो रवि को बोलती है कि ऐसा करो कि छुट्टियों में तुम हमारे घर आ जाओ, वहाँ मैं तुम्हें बहुत हरियाली दिखाऊंगी, वहाँ मैं तुम्हें मतलब अपना गांव घुमाऊंगी, वहाँ खेल के मैदान भी बहुत हैं। और टीचर इसी बीच होमवर्क दे देते हैं कि छुट्टियों में तुम जहाँ भी जाओगे ना, वहाँ वहाँ के जो भूदृश्य हैं, वहाँ के जो घर हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उसका एक फोटो बना के लाओगे, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये खत्म होने के साथ आपको ये सिखा कर जाता है कि मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, और मानव जो पर्यावरण का एक घटक मानव भी है वो क्या है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क, इसमें लिखा गया है पारितंत्र क्या है। तो ये तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पे दिया है, इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है ना। ये देखिए, यहाँ पे आपको दिया है, पेज नंबर कौन सा है भाई, ये नीचे देता है ना पेज नंबर 4 है शायद, हाँ पेज नंबर 4 में आप देखिएगा, यहाँ पे दिया है आपको पारितंत्र क्या है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा संबंध है। बहुत कठिन शब्द में दिया है, लेकिन मैंने आपको वीडियो में बहुत आसान शब्दों में बताया था। तो अभी मैं फिर से डिस्कस नहीं करता हूँ, ये आप वीडियो देखिएगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें वही चीज लिखना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ यहीं से दिखा करके, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ ही लिखा हुआ है, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सब जो है पर्यावरण के अंग हैं, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं। प्रमुख घटक ये भी भाई यहीं पे दिया है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, बहुत नीचे चले गए क्या? ऊपर जाते हैं। ये देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण, ये घटक है। आप इसी तरह का आप फोटो ही बना दीजिएगा क्वेश्चन में, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। एग्जाम्पल मांग रहा है, हमने जो अभी अभी पढ़ा। यहाँ देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण कहाँ है भाई? हाँ, यहाँ से आपको मिलेगा ये। अच्छा, इसके लिए आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ से मिल जाएगा। एक इमारत हो गया, एक पार्क हो गया, एक पुल हो गया और एक सड़क हो गया। आपको यहीं से मिल गया। स्थल मंडल क्या है? ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्थल मंडल क्या है? ये देखिए, यहाँ पे नीचे में आपको दिया गया है ठीक से। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है और मिट्टी एवं पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। और हाँ, बस यही। ठीक है, इसी को लिखना है, इससे नीचे वाला नहीं लिखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपका है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो ये आपको एक बॉक्स में दिया था, यहाँ पर ऊपर ही है। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। जीवीय पर्यावरण के 2 घटक, एक पादप और एक जंतु। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक और क्वेश्चन है, जैव मंडल क्या है? तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा यहाँ पर, कि जैव मंडल क्या है। ये देखिए, ये आपका पेज नंबर क्या है? 4 है। यहाँ पे आपको मिलेगा, पादप एवं जंतु, जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इनमें कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो इसमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? वन तो भाई प्राकृतिक है, सही है। ताल, ये भी प्राकृतिक है। मरुस्थल, ये भी प्राकृतिक है। यहाँ दिक्कत हो रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक स्थल नहीं है। अच्छा, ये धर्म और समुदाय, ये तो मानवीय पर्यावरण है, ये स्थल नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो पहाड़, समुद्र और सड़क, इसमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो देखिए, पादप वृद्धि, पेड़ पौधा बढ़ेगा तो खतरा तो नहीं होगा, फसल वृद्धि भी नहीं है। जनसंख्या वृद्धि खतरा है क्योंकि पेड़ काट लिए जाते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैव मंडल से क्या जुड़ेगा भाई? यहाँ पे देखो, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध, जैव मंडल से आपका जुड़ जाएगा ये वाला 5वां नंबर। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल से क्या जुड़ेगा? ये वाला जुड़ जाएगा वायुमंडल से, कि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल से क्या जुड़ेगा? जलीय क्षेत्र। पर्यावरण से क्या जुड़ेगा? अपने आसपास का क्षेत्र, हमारे आसपास का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है अगला क्वेश्चन, कारण बताइए। क्या कारण बताना है? मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। इसका कारण क्या है? कि उसकी आवश्यकताएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इतनी बढ़ रही है कि उसको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना पड़ रहा है, परिवर्तन करना पड़ रहा है। यही रीजन है और कुछ नहीं। अगला देखिए, पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, इसका कारण बताइए। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। ये पारितंत्र जो है ना, इसी को छाप दीजिएगा बस। यहाँ पे अगर आप और लिखना चाहें
तो ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। यहीं तक लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल प्रवीण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।